अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यमन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में रियाज में है। और इसके अलावा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की मुअज़्ज़म अली खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक अहम प्रेस ब्रीफिंग भी थी, उसका भी प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे। और NA 246 का ज़िमनी इंतखाब भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा। और इन सब से पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज वाक़या पेश आया मकबूजा कश्मीर में, यानी श्रीनगर में, जहां पर 23 मार्च के बाद एक बार फिर हमने देखा कि आज पाकिस्तानी झंडा लहराया गया, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए, भारत मुखालिफ नारे फ़िज़ाओं में सुनाई दिए। और ये क्रेडिट जाता है मुसर्रत आलम भट्ट को, जो कि अली गिलानी की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। शामिल साहब कॉन्फ्रेंस जी जी देखिए, मकबूजा कश्मीर में लोगों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कीमत अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल सर हथेली पर रखकर ये नारा लगाना पड़ता है। कैद में जाने के लिए तैयार होकर तो वो लोग जो हैं पाकिस्तान जिनके दिल में बसता है और जो हमारे दिल में बसते हैं जी, हम उनको सलाम पेश करते हैं बिलाशुबा। और वो हमसे दूर हैं, हाँ। लेकिन दूर नहीं है। ये देखिए किस तरह से उन्होंने श्रीनगर में आज पाकिस्तानी झंडा लहराया, बल्कि रैली के दौरान भी दो चार अफराद ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तानी झंडा हाथ में उठा रखा था। तो इन्हें कल डिटेन किया गया ने यासीन जो है उनके साथ, और कल इन्हें डिटेन किया गया, कल आज रिहा किया गया और आज उन्होंने रैली निकाल के झंडा लहरा दिया। देखिए, हमें यकीन है कि एक दिन पाकिस्तानी परचम श्रीनगर पर लहराएगा और कश्मीर और पाकिस्तान एक होंगे, जैसा कि तहरीक आज़ादी का तकाजा है इंशाअल्लाह। और ये हमारी आज़ादी जो है मुकम्मल होगी। ठीक है। और इसी वाक़े पर जो भारतीय मीडिया वो खूब वावेला कर रहा है, शोर बर्पा कर रहा है और कह रहे हैं कि जनाब बीजेपी को चाहिए कि वो मुफ्ती सईद के साथ जो ताल्लुकात है उनका सर-ए-नौ जायज़ा ले, क्योंकि ये सब कुछ मुफ्ती सईद की इमाम पर हो रहा है। देखिए, मुफ्ती सईद की इमाम पर क्या होगा, मुफ्ती सईद साहब इसको रोक नहीं सकते। और दुनिया में कहीं भी जाबर हुकूमतें और ताकत के बल पर कायम हुकूमतें आज़ादी के जज्बे को कैद नहीं कर सकी और उनको मुंह की खाना पड़ी है। अगर आज़ादी को ताकत के बल पर दबाया जा सकता तो आज सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज की हुकूमत होती। बिल्कुल ठीक है। और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन बैठा होता और अमेरिका वियतनाम में होता। ये अब तो इसलिए आज़ादी का पैगाम तो यही है कि उसका सूरज तुलू होकर रहता है और तारीख हमें यही बताती है। और भारत के हुक्मरान जो चाहे कर लें, उनको कश्मीर से निकलना पड़ेगा बिलाशुबा इंशाअल्लाह। शाम साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम दिन। आज पाकिस्तान ने अपनी दिफाई कुव्वत में मजीद इजाफा किया और इस्तकामत हुई है पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को, क्योंकि गौरी बैलिस्टिक मिसाइल, गौरी मिसाइल तो ऑलरेडी है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1300 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 1300 किलोमीटर। जी हाँ। और जौहरी और रिवायती जो हथियार हैं वो भी ले जाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने अपनी दफाई सलाहियत में बड़ा इजाफा किया है। हमारे दफाई अदारे जो हैं अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, मसाइब के बावजूद, मुआशी तंगी और वसाइल की कमी के बावजूद जज्बा जो है और जुनून जो है वो आगे बढ़ा रहा है। और असल बात यही है कौमों की ज़िंदगी में, दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो ये जो आशनाई जो है अपने मकासद के साथ, अपने आदर्श के साथ, अपने वतन के साथ और अपनी मिट्टी के साथ और अपने नज़रिए के साथ, वो फिर आगे बढ़ाती है और चैन नहीं लेने देती। हर चीज़ जो है, हर चीज़ की कमी जो है उसको दूर करती है। तो ये जानने की गौरी बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या खसूसियात हैं और दीगर मिसाइलों से ये कितना मुनफरिद है, इसके लिए हमने आज रब्ता किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब से, दिफाई तज्जियाकार हैं, बिलखुसूस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर खासी इनके पास मालूम। नादिर मीर साहब तो बहुत पढ़े लिखे, जी हाँ, दानिश्वर हैं, आज हमारे अफसर हैं और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने दिफा पर और उनसे बड़ी पुरमस्त गुफ्तगू होती है उनकी। तो आज फिर दोबारा से उनसे पुरमस्त गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि आज
जो हमने गौरी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, इससे हमारी दफाई सलाहियत में कितना इजाफा होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी सलाहियत पर? ये जो गौरी मिसाइल का आज हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, खुशखबरी है। ठीक। और मैं आपको मिसाइल से पहले एक बात कहना चाहता हूं, जो आज जो पिछले हालात गुजरे हैं उसमें जरा अजीब से लगेगी, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाँ जी। पाकिस्तान इज अ राइजिंग पावर। ठीक। और ये जो मिसाइल कैपेबिलिटी है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी जो है, ये उसका एक मैनिफेस्टेशन या इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। ठीक। अब कमिंग टू दिस क्वेश्चन एंड मिसाइल का क्या है, पहले तो ये थोड़ा सा बिगर पिक्चर जो है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी मिसाइल कैपेबिलिटीज का बताता हूं, फिर वी कम ठीक है टू द सब्जेक्ट ऑफ दिस टेस्ट टुडे, जी श्योर, ताकि हमारी ऑडियंस को, बिकॉज दिस इज द मेन चैनल ऑफ आवर्स और शामी साहब का प्रोग्राम सारी दुनिया देखती है, तो इससे सारे पाकिस्तानियों को इल्म भी हासिल हो इस सब्जेक्ट पे और खुशी भी और कॉन्फिडेंस भी हो कि पाकिस्तान कितना मजबूत होता जा रहा है और ये जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक। नंबर वन ये है कि पाकिस्तान इज हैविंग द फुल रेंज, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट रेंज, जो नसर है आपने नाम सुना होगा, हाँ जी, टैक्टिकल मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है और उससे कम तो अब न्यूक्लियर वेपन छोटे से छोटा भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपकी अपनी फौज या आप खुद मौजूद होंगे वहां पर। तो यहां से लेके तकरीबन 3000 किलोमीटर तक जो आपने शाहीन 3 का अभी रिसेंटली टेस्ट किया था, ये स्पेक्ट्रम बन गया है आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी रेंजेस का। ठीक। तो फ्रॉम 60 किलोमीटर टू 3000 किलोमीटर और इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी आगे जाएंगे। ठीक। अब आते हैं इस सब्जेक्ट पे कि आज का जो टेस्ट है, जो गौरी का आपने सवाल किया, दिस इज बेसिकली हमने पहले भी टेस्ट किए थे, उसी मिसाइल को और इंप्रूव किया जा रहा है, बिकॉज मिसाइल टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली नीडिंग टू बी इंप्रूव, जो उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश रहती है और उसकी अंदर जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके, मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात करूंगा सब लोगों की समझ के लिए, उसको आप चेक भी करना चाहते हैं और उसको आप बेहतर भी करना चाहते हैं। ठीक। सो ये जो गौरी मिसाइल आज है, ये 1300 किलोमीटर रेंज का मिसाइल टेस्ट हुआ है और इसमें ये लिक्विड फ्यूल्ड है, जो पहले हमने शुरू की थी। आपको पता है हमारे शाहीन जो है वो सॉलिड फ्यूल्ड है। ठीक। और ये मिसाइल निस्बतन, ये अब कोई पूछेगा जी सॉलिड फ्यूल आ गया तो आप लिक्विड फ्यूल क्यों भी बना रहे हैं, तो उसकी रीजन में साथ साथ बताते जाएं। ये जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स हैं, ये मतलब सॉलिड फ्यूल से थोड़ा सा एक स्टेप पुराने हैं, सॉलिड फ्यूल ज्यादा जदीद हैं। नहीं, लोगों को ये भी बताते हैं कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है। वो बेसिकली आपने जो रॉकेट चलाना है और भेजना है इतनी दूर तक, तो उसको किसी किस्म की कैपेबिलिटी चाहिए ना उसके अंदर फ्यूल करने की। तो अगर आप लिक्विड फ्यूल करते हैं तो कुछ टाइम लगता है उसको तैयार करने में, और जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो निस्बतन रेडी स्टेट में होते हैं, बिकॉज दे आर मोर सॉलिड बेस्ड फ्यूल्स के ऊपर। लेकिन लिक्विड फ्यूल थोड़े सस्ते होते हैं, तो इसलिए आपको मतलब समझने की बात यह है, यू नीड अ होल आर्सनल वैरायटी ऑफ मिसाइल्स। आपको मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल चाहिए, सॉलिड भी चाहिए और लिक्विड भी, बिल्कुल दोनों चाहिए, और आपको कम फासले के भी चाहिए और ज्यादा फासले के भी चाहिए। और आपको इसमें, क्योंकि इंडिया मिसाइल डिफेंस बना रहा है, आपने ये भी सुना है कि इंडिया मिसाइल डिफेंस बना रहा है, तो उसके खिलाफ भी पाकिस्तान 2 स्टेप आगे है उनसे। और ये नहीं है कि मिसाइल डिफेंस बनाएंगे तो हमारे मिसाइल बेकार हो जाएंगे, हमने ऑलरेडी उसके लिए बंदोबस्त किया, इसीलिए उनका आप तोड़ कर सकें। जी बिल्कुल, और उसमें हमने हमारे मिसाइल्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी इंशाल्लाह होगी कि उनको डॉज कर सकें, और उसमें मैस, ये जो लिक्विड मिसाइल्स हैं, निस्बतन ज्यादा चूंकि सस्ते हैं तो आप ज्यादा फायर कर सकते हैं, तो उसको सैचुरेट भी आप कर सकते हैं यलगार के साथ। आज का जो तजर्बा है, ये जो उसका कोई बुनियादी नुक्ता बताइए आप, उसकी क्या अहमियत है? उसकी अहमियत ये आज की कि जी आपने थोड़े दिन पहले जो किया था शाहीन 3, उसका जब हमने एक्सप्लेन भी किया और कार्नेगी इंस्टीट्यूट में वहां पर बात भी हुई, तो उसकी रेंज बुनियादी तौर पे आपने 2700 या 3000 किलोमीटर के करीब अगर आपने मारना है, तो कौन सा टारगेट है इंडिया में? असम और अंडमान आइलैंड्स, जहां इंडिया ने सेकंड स्ट्राइक या दुनिया जो अपनी बची हुई न्यूक्लियर फोर्सेज हैं आपसे दूर रखने, उधर तक आप पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आपकी रेंज कलकत्ता या शॉर्ट में होनी है तो उसके लिए उतना बड़ा मिसाइल तो नहीं फायर करना आपने, या इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। और इसलिए इंडिया ये जो मिसाइल आज आपने किया, ये अगर आप नक्शा देखें, पाकिस्तान से बल्क ऑफ इंडिया या ज्यादातर जो इंडिया के इलाके हैं वो उससे कवर हो जाते हैं। सो आपका मकसद ये है कि नंबर बहुत तादाद में भी मिसाइल हो आपके पास, और हिंदुस्तान का जो हमारा दुश्मन है अभी तक, जब तक दुश्मनी जारी रखेगा, कश्मीर नहीं छोड़ेगा और बाकी जाराना कार्रवाइयां खत्म नहीं करेगा, तो उसमें कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जिसको भरपूर तरीके से आप अटैक ना कर सके मिसाइल्स के साथ, जिसमें न्यूक्लियर
जी हाँ ब्रिगेडियर साहब, वारंट्स भी हैं और कन्वेंशनल भी हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने हमें आगाह किया। प्रोग्राम में नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, यमन की सूरत हाल का जायजा लेते हैं और इसी सिलसिले में पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रियाज पहुंचा है और अब से कुछ ही देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई सऊदी वज़ीर ख़ारजा सऊद बिन फैसल से भी। इस वफ्द में मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ और सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी भी शामिल हैं और ये वफ्द जो है न सिर्फ वज़ीर दिफा से मुलाकात करेगा बल्कि शहजादा मकरन बिन अब्दुल अजीज़ से भी उनकी मुलाकात होगी। पहले ख्वाजा आसिफ गए थे, अब ये दूसरा वफ्द जा रहा है। खैरियत है? वफ्द के लिए अगर ज़ेर क़यादत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, सदारत जलसे के लिए होती है। ठीक, ज़ेर क़यादत, अच्छा मुनासिब होगा। ठीक। देखें, ये जो पार्लियामेंट की करारदाद के बाद एक इबहाम पैदा हुआ, ये गैर जानबदार जो है उसके लफ्ज़ के इस्तेमाल से, ठीक, पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उसकी बड़ी तौज़ी कर दी बर वक्त अपने वीडियो मैसेज में। हाँ, अपने वीडियो मैसेज में वो बता दिया कि भाई पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है और यमन के क्राइसिस में सऊदी अरब की पोजीशन को सपोर्ट करता है, उसमें गैर जानबदार नहीं है। और ये इतना बर वक्त खिताब था उनका कि अगर 24 घंटे वो लेट हो जाते और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो करारदाद मंजूर की है वो करारदाद पहले मंजूर हो जाती तो फिर इस बयान की कोई अहमियत न रहती, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद है उसने भी जो हौसी हैं उनको बागी करार दिया है, बिल्कुल ऐसे ही, और उनको ब्लैक लिस्ट किया है। उन्हें सितंबर 2014 की पोजीशन पर जाने का कहा है, सितंबर 2014 की पोजीशन पे जाने का कहा है और उन पर उनको असला सप्लाई करने पर पाबंदी लगाई है। बिल्कुल ऐसे, यानी अगर कोई रियासत जो रुकन हो अक़वाम मुत्तहिदा की जी, अब अगर असला फराहम करती हुई पकड़ी गई हौसीस को तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। ठीक, चार्टर के मुताबिक, ठीक, यूएन चार्टर के मुताबिक। अब तजवीज़ ये पेश की गई थी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ को सऊदी अरब का दौरा करना चाहिए, ठीक, ताकि आला तरीन सतह पर सऊदी हुकूमत से रब्ता हो सके और अगर कोई गलत फहमी या अबहाम है तो उसका रफा किया जा सके, ठीक, और आइंदा की हिकमत अमली जो है वो तय की जा सके। तो वज़ीर आज़म ने यह मुनासिब समझा कि वो खुद जाने की बजाय शहबाज शरीफ साहब को भेजें, और सरताज अजीज साहब तो उस डेलीगेशन में भी शामिल थे जो ख्वाजा आसिफ साहब के क़यादत में गया था, और अब सेक्रेटरी खारजा भी शामिल है। हाँ जी, तो इससे एक जो एतमाद है उसका रिश्ता जो है उसको मजबूत करने में मदद मिलेगी, एक वाज़ेह पैगाम मिलेगा, और फिर ये तदबीर की जा सकेगी कि हमने सपोर्ट किस तरह की मतलूब है, कैसे फराहम की जा सकती है। तो देखिए, सऊदी अरब जो है उससे ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब हो जाएं, ये ना सऊदी अरब के मुफाद में है ना पाकिस्तान के मुफाद में। ठीक, दोनों मुल्कों के इंतहाई मुफाद का तकाजा है कि उनकी कुर्बत जो है वो बरकरार रहे और उसमें कोई कमी ना। अगर शामी साहब ये तकाजा होता है कि फौज भेजी जाए प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सऊदी अरब की जानिब से, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के पास क्या तावील या दलील हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई फौज भेजना किसी जगह ये कोई मसले का हल नहीं होता, ये आप प्लान करते हैं, जो आपके टारगेट होते हैं उनको हासिल करने के लिए मनसूबाबंदी होती है। ठीक, तो अगर पाकिस्तान उसमें शरीक होता है तो फिर पाकिस्तान को उसकी प्लानिंग में भी शरीक होना चाहिए, और प्लानिंग में तो हम शरीक नहीं थे ना, कि प्लानिंग में शरीक होना चाहिए। आया ये जो यमन में फौजी भेजना मुनासिब बात होगी, आया ये इसके लिए मौजूद वक्त है, आया इससे हम वो नतीजे हासिल कर सकेंगे जिनका ऐलान शाह सलमान ने किया है। ठीक, उन्होंने कहा था कि यानी बागियों को सजा देना, उनको अब उनकी हदूद में वापस करना, और जो हादी की हुकूमत है सदर हादी की उसका इख्तिदार बहाल करना, ये मकासद है इस कार्रवाई की। अच्छा, अब पाकिस्तान की अपनी फौजें अगर वहां जाती हैं, उससे अगर सऊदी अरब को मशवरा हमें यह देना चाहिए
कि उसे अपनी फौज भी वहां नहीं भेजनी चाहिए। ठीक है, यानी प्रैक्टिकली यमन की सरजमीन पर लैंड ना किया जाए। यमन की सरजमीन को इस वक्त सऊदी फौज या अरब फौज भेजने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसके लिए एक जो प्रेशर फदाई कार्रवाई से हुआ है, उसके जरिए वहां के मुख्तलिफ ग्रुप्स को बातचीत करने का मौका देना चाहिए। ठीक। और एक अपने अंदर एक कोई ऐसा फार्मूला वज़ा करें वो जिससे सूरत हाल को बदला जा सके। और अभी देखिए जो नायब सदर के ओहदे पर तकर्रुर किया है हाँ जी, हादी ने, हादी सदर हादी ने, खालिद बहा साहब, खालिद बहा का, ये एक मैसेज है। ये मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि ये एक सऊदी अरब की तरफ से और सदर हादी की तरफ से एक पैगाम गया है बागियों को कि हम एक मीनिंगफुल डायलॉग के लिए या बातचीत के लिए तैयार हैं। ठीक। क्योंकि खालिद बहा जो है वो एक ऐसे सियासतदान है जिनको एतमाद हासिल है हौसियों का। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब इनको वापस आने का भी हौसियों ने कहा गिरफ्तार हुए ना, जब जो गिरफ्तार हुए तो इनको उन्होंने रहा किया है। जब यलगार की थी ना उन्होंने सदारती महल पर और दूसरे मुकामात पर, ये फरार नहीं हुए वहां से। ठीक है ना, और इनको रहाई मिली है। एक बात। दूसरी बात ये वजीर आज़म जब सदर हादी जो थे उनकी हुकूमत कायम हुई, सेटअप के तहत जो फार्मूला सेटअप के तहत जो फार्मूला था, इनको वजारत उज़्मा का मनसब संभालना था। बिल्कुल ठीक। वो जो नहीं संभाल सके। इससे पहले जो सदर थे अली अब्दुल्ला सालेह, हाँ जी, उनके दौर में भी ये इख्तदार में थे। ये उस वक्त कनाडा में सफीर थे, लेकिन खासा नाराज थे अली अब्दुल्ला सालेह, नाराज थे, लेकिन एक उन सिस्टम में थे उनके साथ। बिल्कुल। तो अब ये इनमें ये सलाहियत पाई जाती है कि ये मुख्तलिफ ग्रुपों को ठीक है मेज पर ला सकते हैं। शाम साहब, ये यहाँ से गुफ्तगू का हम आगाज करेंगे दोबारा, लेकिन ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है प्रोग्राम में। इसी नुक्ते से आगे बढ़ाएंगे इस गुफ्तगू को एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यमन का जो बहरान है उसमें हमने देखा जब एरियल स्ट्राइक शुरू हुए सऊदी अरब की जानिब से, तो जब निगोसिएशन का जिक्र हुआ तो अपेरेंटली ये मैसेजेस आए कि शायद सऊदी अरब निगोसिएशन नहीं करना चाह रहा। लेकिन अभी जैसे शाम साहब भी जिक्र कर रहे थे, खालिद बहा साहब की जो तयनाती है नायब सदर की हैसियत से, ये प्रॉबेबली एक मैसेज है कि निगोसिएशन या मुज़ाकराती अमल जो है वो शुरू हो सकता है। तो सिग्निफिकेंस आप बता रहे थे खालिद बहा साहब की अपॉइंटमेंट की। अरब मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि जो यमन के सियासतदान हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन्होंने गुज़श्ता कई अशरों में इस सलाहियत का मुज़ाहरा किया है कि वो बातचीत के जरिए से मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब भी उनको तवक्को है कि अगर थोड़ा सा माहौल बेहतर हो जाए तो यमन जो है उसको किसी बड़े बहरान से बचाया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे यह करूंगी, जो फौज भेजने का जहां तक मामला है ना, उसके अपने बड़े मफासिद हैं, क्योंकि उसके खिलाफ एक नेशनल जज्बा भी पैदा कर दिया जाता है। जब कोई फौज उतरती है किसी सरजमीन पर तो उसके खिलाफ जिद्दोजहद को एक कौमी जिद्दोजहद का नाम दे दिया जाता है। ये खतरात हैं इसमें पोशीदा। जैसे आप देखिए अफगानिस्तान में जब सोवियत फौजें जब आई, नहीं तो सोवियत फौजें तो आई इस गुलामी देने के लिए थी, हुकूमत खत्म की। जब अमेरिकी फौजें आई, नेटो की फौजें आई, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से ये जमाल अब्दुल नासर जो है मिस्र वाले, इन्होंने यहां अपनी फौजें भेजी थी। सर ये 63 में 63 या 2 की बात, और इन्होंने 54,000 फौज भेजी थी। ये मैं बताता हूं आपको ना, ये यहाँ यमन, शमाली यमन जो था उस वक्त ये दो हिस्सों पे था, शिमाली और जनूबी। उसकी हुकूमत थी, इमाम उस पे हुकूमत बादशाह थी, इमाम याहिया बादशाह थी। जी। हाँ, उनके सरबराह को इमाम कहता। हाँ, इमाम याहिया, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ बगावत हो गई, लेकिन कू हो गया। अब वो भागकर सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब ने उनको सपोर्ट किया, और वो जो एक इनकलाबी ताकतें थी उनको जमाल अब्दुल नासर, सोवियत यूनियन और दूसरे मुल्क दीगर ने सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक। अब जमाल अब्दुल नासर ने अपनी फौज भेजी यहाँ, जो 5,000 से शुरू हुई। अच्छा, पहले 5,000 दस्ते भेजे, बस उससे काम ठीक हो जाए। ठीक। होते होते वो 10,000 हुई, फिर 15,000 बढ़ती गई, 25,000 हुई, 70,000 फौजी थे
1967 तक वहां हो चुके थे। अच्छा। और सोवियत यूनियन ने तैयार मिग दिए 15, 17, बेशुमार असला अंबार लगा दिए। मिस्र के जो पायलट हैं उनको ट्रेन किया, 100 पायलट्स ने शायद, एड़ी चोटी का जोर लगाया मिस्र ने, लेकिन वो यमन में कामयाब नहीं हो सका। एंड पे फौज वापस बुलानी पड़ी, उसको फौज वापस बुलानी पड़ी। और कहते हैं कि यमन में जो फौजी हजीमत हुई और जो नाकामी हुई, वो उसका वहां जो इसराइल के मुकाबले में उनकी उसकी नाकामी थी, उसकी बुनियाद यहां रखी गई। और ये कहते थे कि मिस्र का वियतनाम साबित हुआ यमन। तो यमन की जो ट्रेन है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहां 24,000 मिस्री फौजी जो है वो मारे गए थे। आप देखिए, आप यमन जो है उसका जोग्राफिया कैसे है, उसकी ट्रेन कैसे है, आप एक जिस तरह अफगानिस्तान है उसी तरीके से। अब इंटेलिजेंस सपोर्ट आपके पास ना हो, आपके फौजी जो हैं उनके पास रास्ते उनको मालूम ना हो, जुबान वो वहां की बोल ना सके, तो वो एक ऐसी सूरत हाल में मुब्तला हो जाएंगे इब्तदाई तौर पर जाकर कि इंतहाई मुश्किल हो सकती है। उससे आप यमन तो तय वाला होगा, वहां कैजुअलिटीज भी होंगी। आज 500 अफराद मर चुके हैं अब तक, लेकिन हर जो खून का कतरा गिरता है वो अपने नताइज पैदा करता है। इसलिए मुनासिब बात यह होगी कि ये जो फौज, ये प्रेशर है फदाई कार्रवाई का, उसको बरकरार रखते हुए एक ऐसा सेटलमेंट किया जाए जिसपे जो कानूनी हुकूमत है वो वापस आए, वो बहाल हो और मुज़ाकरात की मेज जो दूसरे अनासर हैं, जो बेचैन अनासर हैं, उनको भी उनका कुछ शेयर मिले। ये पाकिस्तान को अपने सऊदी भाइयों के और अरब भाइयों के साथ मिलकर ये बातचीत करनी चाहिए। अगर आप एक मुश्तरका मकसद एक तय करते हैं और मुश्तरका कार्रवाई पर तैयार होते हैं, तो फिर उसको मुश्तरका तौर पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप एक फैसला कर लें कि भाई हमने तो सिर्फ ये करना है, हमने छलांग लगानी है कोटे से, तो फिर आप मेरे साथ लगा लें। ठीक है, तो ये फर्क है, उसमें मलहूज रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरी एक बड़ी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपकी इजाज़त से पेश करना चाहूँगा। दिलचस्प एंगल ये जो आपने हिस्ट्री बयान की कि 63-62 में जब इमाम याहिया थे, ज़ैदियों के इमाम और खिलाफत में थे, तब तो सऊदी अरब ने इमाम को सपोर्ट किया ज़ैदियों को, और अब वो उन्हीं ज़ैदियों के खिलाफ हैं। वो उनके खिलाफ इस वक्त जो हुकूमत थी, देखिए वो क्योंकि वो भी उसने भी बगावत की थी ना, इमाम की हुकूमत थी वहां। और ये देखिए अली अब्दुल्ला साले जो हैं वो भी ज़ैदी हैं, बिल्कुल साबिक सर। बिल्कुल, तो ये ज़ैदी गैर ज़ैदी का मसला नहीं है। एक कानून के ताबे जो एक सिस्टम कायम होता है उसको तबाह वाला करना। और वैसे तो कहते हैं कि सऊदी अरब जो है इस खित्ते में हर इज्म के खिलाफ लड़ा है। अच्छा, हाँ जी, इसमें वो लड़ा है कम्युनिज्म के खिलाफ, इसमें वो लड़ा है अरब नेशनलिज्म के खिलाफ, उसमें वो लड़ा है जनाब सद्दामिज्म के खिलाफ, उसमें वो लड़ा है आपके ये जो है अब जो एक इज्म और आ गया है, ये अरब स्प्रिंग वाला नहीं, अब ये नहीं, आप ये ठीक है फिरका बनाना चले उसके खिलाफ। ठीक है। तो सऊदी लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब ने अपनी हर लड़ाई जो है वो प्रॉक्सी वॉर के जरिए से उसके नताइज हासिल किए हैं। कभी सद्दाम हुसैन ने उसका काम किया, कभी अमेरिका ने उसका काम किया, कभी यमनियों ने उसका काम किया। तो अब पहली बार सऊदी अरब खुद लड़ाई लड़ने पड़ रही है, उसको लड़ रहा है। अब एक तरीका यह भी तो हो सकता है ना कि अगर इतना ही फैसला कर लिया जाए कि अब यमन में जाना है, तो सऊदी फौजी यमन में चले जाए और पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ले। बिल्कुल ठीक है, हम चले जाते हैं। देखिए कोई भी रास्ता, बात बुनियादी है, एक तरीके से सोचना है और मिलकर सोचना है और मिलकर आगे बढ़ना है और रास्ता निकालना है, जिद नहीं करनी किसी खास तरीके कार पर। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुन्नू भाई ने बड़ी दिलचस्प एक ऑब्जर्वेशन लिखी अपने कॉलम में कल। कहते हैं 80 अरब डॉलर की दिफाई ताकत सऊदी अरब, वो मदद की मुंतज़िर है या निगाहें उनकी हैं 7 अरब की दिफाई ताकत की हामिल जो स्टेट है पाकिस्तान। ये मदद नहीं जो चाहिए होती, ये मुआवनत होती है, एक साइकोलॉजिकल रोब, नफ्सियाती रोब होता है कि हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। तो इसलिए दोस्त जो होते हैं, अमीर हो दोस्त या गरीब हो, जब साथ खड़ा होता है ना, हमारे अमीर दोस्त जो है बीमार होते हैं, उनको परेशानी होती है, वो ऐसे इसी तरह उनका इस्तराब होता है उनमें जैसे गरीबों के दरमियान होता है। जब हम उनसे जाके मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं
उनको कंसोल करते हैं, वो उतने ही खुश होते हैं जिस तरह या किसी गरीब दोस्त या किसी डॉक्टर का मशवरा देते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर का। ये मामला नहीं है, इसको इस पैमाने से ना देखा जाए। ठीक है शामी साहब, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा जॉन कैरी का वज़ीर-ए-आज़म को फोन भी आज आया था। देखिए, पाकिस्तान एक इस खित्ते का अहम मुल्क है, एटमी ताकत है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं सब ममालिक से हैं, वो एक बड़ा बुनियादी रोल अदा कर सकता है, इसलिए मुशावरत में उसको शरीक करना भी जरूरी है, और अमेरिका को भी इसमें वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। अगरचे ज़बानी तौर पर ये बात कहा जा रहा है, ये यमन में फसाद अगर फैलेगा तो इससे उन ताकतों को फायदा पहुंचेगा जो इंतशार चाहती है, इससे अलकायदा को फायदा पहुंच सकता है, इससे दाइश को फायदा पहुंच सकता है। स्टेट स्ट्रक्चर्स हिलने नहीं चाहिए, जहां हलाए गए हैं वहां बहुत बर्बादी हुई है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा शामी साहब। यमन में इस सारी सूरत हाल से पहले तक सदर ओबामा ये कहते हुए पाए गए कि यमन में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि अलकायदा के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन जैसे ये बहरान हुआ यहाँ पर, उसके बाद आपने सही कहा कि तकवीयत पहुंचेगी ऐसे ग्रुप। यमन अगरचे गरीब मुल्क है इस खित्ते का, लेकिन डेमोक्रेटिक मुल्क है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक, बाकायदा इंतखाबात होते थे, बिल्कुल, और मुंतखब होता था सदर, बिल्कुल ऐसे ही। यमन जो है वो अपनी तारीख रखता है, और उस तारीख पर उसको फख्र भी है। एक कदीम तरीन ये तहजीब है, मलका सबा से लेकर, और सबा यहाँ थी, और असहाबुल फील का वाकया भी यहाँ से बहुत कुछ आया है। अच्छा। और बहुत कुछ गया है, जिसकी कहानी फिर कभी बयान करेंगे। चले, इस वक्त तो आप ये देखिए कि आपको इस मामले को समेटना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए यमन में कोई अड्डा नहीं ऐसा लगना चाहिए जो सऊदी अरब के खिलाफ हो, कोई मचान नहीं लगनी चाहिए। सऊदी अरब को खतरा यह है कि अगर आप यहां मचान बांधना चाहते हैं ना, और ताकि सऊदी अरब की सरजमीन में कार्रवाइयां कर सकें, तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। चले, ये करने वाला हम भी आगे बढ़ते हैं, और प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आज बड़ी ताखीर से हैं, लगता है किसी और शहर में गए। आज मैं गुजरावाला गया था। खैरियत से? हमारे कॉलम निगार है सलमान भट्ट, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, उसके लिए ताज़ियत करने, तो उनको वीवा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में एहसान साहब ने और मुबशर रहमान साहब ने वहाँ नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें हमारे जफर डार साहब है, सदर अल्लामा इकबाल अस्पताल के, वो आए, फारूक आलम अंसारी साहब थे, हमारे तौफीक भट्ट साहब थे, MPA है, शफीक शाह DSP क्राइम रेंज थे, और शबीर मुगल थे, और दूसरे दोस्त थे। तो अब वो बड़ी दिलचस्प गोगा पहलवान भी आ गए, नईम भट्ट साहब वो भी आए। गुजरावाला में थे तो पहलवान क्यों ना आते? तो गोगा पहलवान जो थे उन्होंने बड़ी दिलचस्प दोस्ती की। उन्होंने कहा कि मैं अब आपके, उनका पहलवानी का फन खत्म हो रहा है क्योंकि उसकी सरपरस्ती करने वाला कोई, बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने फिर मुझसे वादा किया, वो उनके बारे में मालूम हुआ कि एक वक्त में वो 8 स्टेक गोश्त खा जाते, 8 किलो। हाँ जी, एक वक्त में एक शख्स। हाँ, पेशावर जाते हैं खाना खाने के लिए, इसी काम के लिए। हाँ जी, और कहते हैं अब थोड़ा सा कम हो जाता, 5 किलो 6 किलो। अच्छा, फिर तो फाके में होंगे। उन्होंने कहा मुझे कि एक भट्टा गोश्त होता है, भट्टा गोश्त, भट्टा है ईंटों का। अच्छा, उसके नीचे वो गोश्त बकरा जो है दबाया जाता है। अच्छा, ये पहली दफा जिक्र, और वो रात भर पकता है और फिर सुबह खाया जाता है। उन्होंने कहा आपकी मैं दावत करना चाहता हूँ, आप अपने दूसरे साथियों के साथ आए। हम जरूर आएंगे पहलवान जी, जरूर आएंगे, आप खाना खाएं। अच्छा, वहां जो शफीक शाह साहब थे ना क्राइम रेंज के, उन्होंने बार बार मुझसे करे खुदा के लिए आप ये जो सड़कों पे लोग एहतजाज करते हैं इसको रोकें, इसके खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दिलवाएं, क्योंकि इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मैंने कहा भी इसके लिए तो सारी सियासी जमातों को कंसेंसस करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई डिसिप्लिन किसी किस्म का है नहीं। अभी भी मुझे ये राव अकरम साहब हैं, इनका मैसेज आ रहा था कि ये 8 बजे जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं लाहौर से, हम इस पर सख्त एहतजाज करते हैं। अब ये ताजर लाहौर के, ये ताजर इस्लामाबाद के मुतालबे कर रहे हैं कि हम 8 बजे दुकानें बंद नहीं करें। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हर शख्स एक नया तजर्बा करना चाहता है। दुनिया पूरी में आप चले जाएं, टाइम पे दुकानें बंद होती हैं, मार्केट शॉप नहीं मिलेगी। इवन अमेरिका में, सर अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान जो है, जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुबह रिज़्क़ की तलाश में निकलो, जहां सूरज की रोशनी मौजूद है, वहां के लोग 12 बजे 1 बजे कारोबार शुरू करते हैं,
रात देर तक अपनी दुकानें खुली रखते हैं। इनको कोई पता नहीं कि बिजली कितनी जाया हो रही है, इनको कोई पता नहीं कि उससे हमारी जो अखलाकी कदरें हैं और सामाजिक कदरें, इनको कितना नुकसान पहुंच रहा है। हुकूमत की बात होती है, ताजर मानते नहीं है, गोया हम पूरी कौम को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। मैं जितने ये ताजर हजरात ये बातें कर रहे हैं कि हम दुकानें बंद नहीं रखेंगे, मैं इनकी सख्ती से इनसे इख्तलाफ करता हूं। और हुकूमत को अगर अल्लाह ताला ये हिम्मत दे तो ये नाफिज करे, अपनी रिट कायम करे कि 8 बजे दुकानें बंद। और अगर उसने वही करना है, पसपा होना है, तो फिर बात शुरू करने की जरूरत नहीं। आज वज़ीर दाखिला भी बोले हैं और वो कहते हैं किसी गैर मुल्की सफीर को मैं ब्रीफिंग नहीं दे सकता, सिर्फ मेरे आदाब के खिलाफ है जो उनकी पोजीशन है। असल में हमें पता नहीं ना इन चीजों का। ये जो खारजी अमूर होते हैं, जब किसी सफीर से वज़ीर दाखिला मिलते हैं तो वो तो कोई स्पेसिफिक मामला होता है जो सफीर ने डिस्कस करना होता है, पहले से तयशुदा मुलाकात होती है। खारजा अमूर और ताल्लुकात जो है मुल्कों के, वो वजारत खारजा ही इसकी जिम्मेदार होती है। अगरचे के हमारे वजीर दाखिला ऐसे बयानात जारी करते रहे हैं जो खारजा अमूर के वजीरों को जारी करने चाहिए। फिर वो कहते हैं, पता वो हकीमुल्लाह महसूद जी जब उसको जनाब ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया तो वजीर दाखिला किस तरह गर्जे बरसे थे। और अभी भी ये जो हमारे मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर साहब हैं, जो यानी जो मेरा ख्याल उनको कोई पता नहीं भंग पी ली थी उन्होंने वजीर साहब ने, तो उनको जो कुछ अनवर गरगाश उनके कान गरगाश क्या करना, गरगाश इंग्लिश में लिखा जाएगा, करकाश अरबी में पढ़ा जाएगा, तो गरगाश हो गए थे वो। गरगर कर रहे थे, तो वो गरगर करने वाले जो थे तो उन पे जो ऐसा बोल पड़े, तो ऐसा बोले, खूब जवाब अच्छा दिया था। अच्छा जवाब दिया था, लोगों ने पसंद किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने खारजा अमूर के वजीर तो नहीं थे ना, उसको टच कर लिया। तो बहरहाल चौधरी साहब जो है जब चाहे जौन सी पोजीशन वो ले सकते हैं। लेकिन वो जो इमरान फारूक का कत्ल है ना, उन्होंने कहा कि ये ब्लाइंड केस हो चुका था, पाकिस्तानी इदारों ने रोशनदान दिया स्कॉटलैंड। अब उसमें वो पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा अल्ताफ हुसैन साहब से मुझे कोई सरोकार नहीं है, इमरान फारूक का जहां तक कत्ल है उसके लिए वो मुआवनत कर रहे हैं और करेंगे। ये एक अच्छी बात है। काश पाकिस्तान में भी जितने कत्ल होते हैं हमारी इंतजामिया उनके कातलों का भी सुराग लगाए, एक एक को चुन चुन कर पकड़े और चुन चुन कर कैफरे किरदार तक पहुंचाए। कराची का ज़िमनी इंतखाब भी है, प्रोग्राम भी खत्म होने के करीब है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालिबात की एक फहरिस्त दी है इलेक्शन कमीशन को। मुख्तर बता देता हूँ, प्रेजाइडिंग ऑफिसर उनकी लिस्ट जो है 2 दिन पहले हमें दी जाए, स्टाफ जो है जितना भी पोलिंग को उसका ताल्लुक दूसरे सूबों से हो, और तीसरा ये कि बैलेट पेपर के सीरियल नंबर भी पहले से हमें दे दिए जाएँ। और फिर ये इल्ज़ाम लगाया अली ज़ैदी ने, कराची के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, कि जनाब वहाँ पर मुत्तहिदा फेक बैलेट पेपर्स भी छाप रही है। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है हमें। असल में बात यह है कि अब दूसरे सूबों से कैसे जाएगा वो तो ऐसे ही होगा जैसे अफगानिस्तान में नेटो की अफवाह आ जाए, या पाकिस्तान से यमन, या पाकिस्तान से यमन की फौज, यमन में पाकिस्तानी फौज चली जाए। वो जो स्टाफ जाएगा वो कहाँ ठहरेगा, कहाँ रास्ते मालूम होंगे, कोई हद भी होनी चाहिए ना। तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते वक्त गौर भी करना चाहिए अमली तौर पर क्या हो सकता है। इतना खौफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ हिम्मत भी करनी चाहिए। आजम होती साहब भी अचल बस हैं। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका जिक्र नहीं हो सके तफसील से करना चाहिए था। आजम होती साहब ANP के बड़े एक बावकार रहनुमा थे, जो हमारे साबिक वजीर आला हैं, अमीर हैदर खान होती, उनके वालिद थे, मोहतरमा बेगम नसीम वली खान के भाई थे। और नवाज शरीफ साहब की जो बहुत पुरानी काबीना है उसमें वजीर मवासलात रहे थे। और इन्होंने ANP और मुस्लिम लीग के इत्तेहाद में बड़ा एक बुनियादी किरदार अदा किया था। और जब ये IDPs आए, सवात में ऑपरेशन शुरू हुआ, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए मर्दान गए और वहाँ फिर इनको मालूम हुआ, इन्होंने हमें खाने पे बुलाया और बड़ी दिलचस्प इनसे गुफ्तगू हुई। और इन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा इस बार जो गंदम की फसल हुई है यहाँ, पैदावार जो थी वो पहले से कहीं ज्यादा थी। और मैं हैरान था कि इतनी फसल कैसे हुई है, अल्लाह ने ऐसी अनायत कैसे की है। तो जब IDPs आए, सवाल से लोग आए, तो मालूम हुआ कि उनके रिस्क का सामान अल्लाह ने पहले ही कर दिया। तो अल्लाह ताला जो है आजम होती साहब को मगफरत करे और उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। और प्रोग्राम का शामी साहब वक्त जो है खत्म हो गया, लेकिन एक अहम ऐलान, कुछ दोस्तों का फोन है यमन से वापसी जिन्होंने की है कि अरसलान तहसीन एहसन तहसीन ने उनके पैसे देने कारोबार में और आपने उनकी सपोर्ट की। ऐसा नहीं है हजरत, हम तो ये मुतालबा कर रहे थे कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो कैदी है, मुजरिम है या मुलजिम है, उसको पाकिस्तान लाना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप हमें अपनी शिकायत जो है
उनका इंदराज करवाइए। हम अपने नंबर ईमेल एड्रेस दे रखा है, हम आपकी बात भी करेंगे। हम तो सफीर पाकिस्तान जो है उनसे बात उनसे भी यही कह रहे थे कि अगर कोई शिकायत है तो वो दर्ज कराइए। और सफीर पाकिस्तान की हम बड़ी इज्जत करते हैं और हमें उनके से कोई खुदा ना खास्ता कोई अनाद नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। एक असूली बात थी, अगर वो बयान कर देते, अब कई दोस्त उनके पैगाम ला रहे हैं, अगर वो खुद बात कर लेते, ज्यादा अच्छा होता, ऑफ द रिकॉर्ड ही बता देते, ज्यादा अच्छा तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल। अब हमें कोई उनसे कोई जाती अनाद नहीं है, वो जगातर जमा। अगर वैसे मामला हैं भी तो पाकिस्तानी कानून, पाकिस्तानी अदालतें यहाँ हाजिर हैं जनाब, उनके खिलाफ केस कीजिए। हम तो आपके मौके की तायद करेंगे। अगर आप शिकायत लेकर आते हैं वो भी हम टीवी प्रोग्राम पर नशर करेंगे। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अब मोबी कैश से पाकिस्तान भर में कहीं भी